नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। ये बयान सुनिए। मैं उस वक्त अपनी आंख में आई ड्रॉप डाल रहा था और अचानक से सेंड बटन दब गया और मैसेज फॉरवर्ड हो गया। ये दलील दी गई देश की सर्वोच्च अदालत में। जरा सोचिए, आप महिलाओं के खिलाफ अश्लील पोस्ट शेयर करने के बाद कोई इस तरह की दलील दे तो क्या कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन उच्चतम अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान लकीर खींच दी है। अब हम सोशल मीडिया पर भड़काऊ या आपत्तिजनक मैसेज फॉरवर्ड करते हुए ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि गलती से चला गया था। पहले समझ लेते हैं कि ये मामला क्या है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इस ऐतिहासिक टिप्पणी पर आएंगे। ये मामला जुड़ा है 2018 से। 19 अप्रैल 2018 को एस वेंकटरमण शेखर ने अपने फेसबुक अकाउंट से महिला पत्रकारों के खिलाफ एक आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की। शेखर के बारे में आपको संक्षिप्त में बता दें, तमिलनाडु के पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के नेता। इससे पहले जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके में थे। एआईएडीएमके में रहते हुए ही वो विधायक बने थे। उनकी एक और पहचान है, शेखर बॉलीवुड में मशहूर हैं, एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर के तौर पर। तमिल इंडस्ट्री में अच्छा खासा उनका काम है। उनके खिलाफ 2018 में केस दर्ज हुआ और फिर तमिलनाडु में प्रदर्शन भी हुआ। इसके बाद वो दोषी करार दिए गए। मामला पहुंचा निचली कोर्ट से हाई कोर्ट में और इस साल 15 जुलाई को मद्रास हाई कोर्ट ने शेखर की राहत मांगने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। और तब हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की, इस पर ध्यान देना चाहिए। कोर्ट ने कहा, हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति के जीवन पर कब्जा कर लिया है। हम एक वर्चुअल इन्फॉर्मेशन डायरिया से पीड़ित हैं, जहां हर किसी पर मैसेजेस की बौछार हो रही है और यही वजह है कि हर किसी को संदेश भेजते समय सामाजिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये टिप्पणी सिर्फ एस वेंकटरमण शेखर के लिए नहीं थी, ये टिप्पणी हमारे आपके लिए भी है। अपने घर, परिवार, यार दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई भी मैसेज आता है जो हमें एंटरटेनिंग लगता है, हम उसको बिना कुछ सोचे समझे दूसरे ग्रुप्स पर फॉरवर्ड कर देते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी यही किया जा रहा है। यहाँ 2-3 बातें अहम हैं। कुछ भी फॉरवर्ड करने से पहले हमें उसकी सत्यता जांच लेनी चाहिए। हाल में आपने एक मामला देखा होगा जब एक तस्वीर खूब वायरल की गई। कहा गया कि 15 अगस्त को लाल किले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जब गृह मंत्री से मिले तो अमित शाह CGI से दुआ सलाम किए बिना ही आगे बढ़ गए, जबकि CGI तो अमित शाह को नमस्ते कर रहे थे। इस मामले की तस्वीर जब शेयर की गई तो सत्यता की जांच की मांग भी हुई और इस दौरान का तब पूरा वीडियो सामने आया और पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अमित शाह ने बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुलाकात की थी और जो तस्वीर वायरल की जा रही है वो मुलाकात के बाद की थी। ये एकमात्र उदाहरण नहीं है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गांधी के बारे में ऐसी अनगिनत अफवाहें उड़ाई जा चुकी हैं जिन्हें हम सच मान लेते हैं बगैर किसी फैक्ट चेक के। और ये सिलसिला गांधी और नेहरू से शुरू होकर इंदिरा, राजीव, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी तक आता है। सब नेताओं के बारे में बहुत सारे ऐसे दावे किए जाते हैं जो कि सत्य नहीं होते हैं। पर सोशल मीडिया की बेवकूफ़ियाँ सिर्फ इतनी भर नहीं है। महिलाओं के खिलाफ, विकलांगों के खिलाफ, जाति विशेष के खिलाफ और धर्म विशेष के खिलाफ हम जाने अनजाने ऐसी पोस्ट शेयर करते हैं जिसमें भड़काऊ बयान भी शामिल होते हैं, जो न सिर्फ सामाजिक तौर पर गलत हैं बल्कि कानूनी तौर पर भी अपराध हैं। और ऐसा करने वाले सिर्फ कम पढ़े लिखे या कम उम्र के बच्चे नहीं हैं। ऐसा वो कर रहे हैं जो वृद्धावस्था तक भी पहुंच गए हैं और हर छोटी बात पर अपने बच्चों और नाती पोतों को नसीहत देते हैं। यानी इसका उम्र से कोई संबंध नहीं है। SV शेखर ने भी कुछ ऐसा ही किया, महिलाओं के खिलाफ पोस्ट शेयर की, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट आज जब इस मामले की सुनवाई कर रहा था तो कोर्ट ने आरोपी शेखर को जमकर लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट में शेखर की आई ड्रॉप और गलती से सेंड बटन दबने वाली दलील भी किसी काम नहीं आई। जस्टिस PK मिश्रा और जस्टिस BR गवई की बेंच ने सुनवाई के दौरान शेखर से पूछा कि जब वो आई ड्रॉप डाल रहे थे तो सोशल मीडिया पोस्ट को क्यों फॉरवर्ड कर रहे थे। उनके वकील ने सफाई दी, सोशल मीडिया हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गया है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। जस्टिस गवई ने अपना उदाहरण दिया कि हम तो आसानी से सोशल मीडिया के बिना जी रहे हैं, हमें तो नहीं लगता कि इससे हमारे जीवन का कुछ हिस्सा कम हो रहा है। कोर्ट ने फिर वकील से शेखर की उम्र पूछी। वकील ने बताया कि उनके मौक्किल की उम्र 72 साल है। कोर्ट ने कहा, क्या उन्हें इस उम्र में इस तरह के काम करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए बोला कि अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। शेखर की तरफ से दलील दी गई थी कि उन्हें किसी दूसरे शख्स से मैसेज मिला जिसे उन्होंने बिना पढ़े फॉरवर्ड कर दिया। बाद में उस मैसेज को डिलीट किया गया और माफ़ी भी मांगी गई। पर सर्वोच्च अदालत ने आज ये साफ कर दिया कि कोई भी शख्स ये दलील देकर बच नहीं सकता कि उसने बिना पढ़े फॉरवर्ड कर दिया। और अगर मैसेज का जो आपत्तिजनक बात है वो हमारे अकाउंट से भेजा गया है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपने सुनी, लेकिन अफवाहें फैलाने और भड़काऊ बयान इंटरनेट के ज़माने से पहले भी दिए जा रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। जैसे हरियाणा के नूह में देखने को मिला।
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी ने जो जांच कर रही है नूह में हुए दंगों की, बताया कि नन्हड़ गांव में एक मस्जिद से इमाम फजरू मियां ने अफवाह फैलाई। लाउड स्पीकर से बोला गया कि धार्मिक यात्रा में शामिल हिंदू संगठनों के लोग नल्हड़ मंदिर के पास मुसलमानों की दुकानें लूट रहे हैं। कथित तौर पर इसी अफवाह के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों में अफरा तफरी फैली और हिंसा शुरू हुई। एसआईटी ने बताया कि इमाम के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और ये आरोपी फरार है। पर भड़काऊ भाषण का केस एक तरफ से ही नहीं है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के पलवल में 13 अगस्त को सर्व हिंदू समाज महापंचायत में भी भड़काऊ भाषण दिए गए। इसके आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है हरियाणा पुलिस ने। प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर सचिन ने इसमें शिकायत दर्ज की कि पुंडरी गांव में सभा के दौरान कुछ लोगों ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया। कथित तौर पर कार्यक्रम में कुछ हिंदूवादी नेताओं ने आह्वान किया कि मुस्लिम बहुल जिले नूह में आत्मरक्षा के लिए हिंदुओं को हथियार लाइसेंस लेने में छूट दी जानी चाहिए। शिकायत के बाद हथीन पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 153A यानी समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और 505 यानी सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान सहित अन्य प्रावधानों में एफआईआर दर्ज की गई है। नूह और भड़काऊ भाषण से जुड़ी एक और खबर है। बीते रोज 101 महिला वकीलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से अपील की कि वो नूह और हरियाणा के बाकी हिंसा प्रभावित इलाकों में सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ कदम उठाएं। दिल्ली हाईकोर्ट की महिला फोरम ने हरियाणा सरकार से भी अपील की कि वो नफरती भाषण को रोकने और इसे अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। खबर पर लौटते हैं। हिंदू संगठनों द्वारा आयोजित इस महापंचायत ने 28 अगस्त को नूह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा को फिर से शुरू करने की बात कही है और ये वही यात्रा है जिसके बाद बीते महीने सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसमें इस यात्रा पर हमला किया गया था। इस पंचायत में कई और मांगें भी की गई। मसलन 31 जुलाई को नूह में वीएचपी यात्रा पर हमले की एनआईए जांच हो और नूह को गोहत्या मुक्त जिला घोषित किया जाए। एक तरफ ये मांगे हैं, दूसरी तरफ पुलिस को एक और भी तस्वीर पता चल रही है। दर्शक जानते हैं, कथित गौरक्षक और हिंदूवादी नेता बिट्टू बजरंगी को 15 अगस्त को हरियाणा की पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अभी वो हरियाणा पुलिस की कस्टडी में है। नूह की एसपी ऊषा कुंडू ने बिट्टू और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में कहा गया था कि सख्त निर्देश थे, यात्रा में कोई हथियार नहीं लाया जाएगा। बावजूद इसके बिट्टू बजरंगी और लगभग 20 और लोगों ने न केवल तलवारें लहराई, त्रिशूल लहराए, बल्कि जब पुलिस ने उनसे हथियार छीने तो उसे वापस छीनने की कोशिश भी की गई। ये तो आपको नूह के ताज़ा अपडेट पता चल गए दोनों पक्षों की तरफ से। अभी के हालात क्या हैं, ये जानने के लिए हमने बात की वहाँ मौजूद पत्रकारों से। मेवात में हिंसा के 18वें दिन अब जीवन दोबारा पटरी पर लौटने लगा है। गांव-गांव में पूरी तरह से माहौल अब शांत होने लगा है। लोग एक दूसरे को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने जगह जगह पीस कमेटी बना दी गई है। करीब 21 अधिकारियों को इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई है और जो पीस कमेटी दोनों समुदायों के लोगों को मिलाकर इस मामले को पूरी तरह से शांत करने में लगी है और गांव-गांव और शहर में भाईचारे को बढ़ाने की कोशिश करी ताकि जो लोगों में हिंसा का दंश था और जो दहशत थी, जो भय था, वह दूर हो सके। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बाजार की बात करें मेवात की, तो वहाँ पर पूरी तरह से अभी बाजार सुचारू रूप से नहीं चला है। लोगों में अब भी कहीं ना कहीं भय का माहौल है। हालांकि यहाँ पर अगर उद्योगों की बात करें तो उद्योगों से अधिकतर जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, वो पलायन कर चुके हैं, जिससे काफ़ी नुकसान उद्योगपतियों को भी हो रहा है और उसका सीधा प्रभाव यहाँ पर मेवात में पड़ रहा है, क्योंकि बाज़ार में अभी जिस तरह खरीदारी लोग करते थे इस तरह की खरीदारी नहीं हो रही। अगर हम माहौल की बात करते हैं तो मेवात में 18 दिन के बाद बिट्टू बजरंगी की जिस तरह प्रशासन ने गिरफ्तारी की, उससे पहले एक आरोप लग रहा था कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और उसको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही बिट्टू बजरंगी की प्रशासन की तरफ से गिरफ्तारी होती है तो उस बात को लेकर एक अच्छा संदेश मेवात में गया कि प्रशासन दोनों ही समुदाय के जो हिंसा भड़काने वाले लोग थे उन दोनों ही के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो वो भी एक जो अमन शांति बनाने के लिए ये एक बहुत जो प्रशासन का बहुत एक अच्छा कदम बताया जा रहा है, एक सराहनीय कदम बताया जा रहा है। अगर इस हिंसा की बात करें तो शुरुआत की अगर बात करें तो पूरी तरह से प्रशासन का एक फेलियर था। लेकिन इसी समय जिस तरह प्रशासन जो काम कर रहा है उससे लोग भी खुश हैं और जो काम हो रहा है उससे यहाँ का माहौल भी अब बदल रहा है। अगर यही हालात रहे तो अगर इस समय जो हम गाँव में जैसे हमने बात की है, जो मेवात में हम जाकर बात करते हैं तो मेवात के जो गाँव में दोनों ही समुदाय के लोग रह रहे हैं, जहाँ पर कहीं दूर दूर तक इस हिंसा का कोई भय नहीं दिखाई देता है। नूह के हालात आपने जान लिए, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। एडीआर